भैया राम राम। भैया नमस्कार। और भाई साहब ये हमारा 27वां लेक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, संविधान के ऊपर। और अपनी एक लंबी इस टीचिंग की प्रक्रिया के दौरान हम लोगों ने कई सारे चैप्टर्स को देखे, समझे, और उन्हीं चैप्टर्स के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक नए चैप्टर पर पहुंचे हैं जिसका नाम है मौलिक कर्तव्य। जिसका नाम है बच्चों मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य को फंडामेंटल ड्यूटी के नाम से भी जाना जाता है। ये फंडामेंटल ड्यूटी क्यों है भाई साहब? मतलब ये मौलिक का मतलब होता क्या है? हम किसे कहते हैं मौलिक? तो मौलिक का मतलब है कि जो वो सारे कर्तव्य जो जन्म के साथ ही हमको मिल जाते हैं। मतलब अगर हम भारत के नागरिक हैं, बाय बर्थ नागरिक हैं, तो हमारे जो भी कर्तव्य हैं देश के लिए, उन सभी कर्तव्यों की सूची को हम लोग मौलिक कर्तव्य कहते हैं। भैया जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, तो जब संविधान बना था तब ये मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में नहीं थे। बाद में महसूस हुआ कि हमारे संविधान में जो हमारे देश के नागरिक हैं उनके भी कुछ कर्तव्य होने चाहिए, और उन्हीं कर्तव्यों को हमने बाद में अपने संविधान में जोड़ा। जैसे भाई साहब देखो, अगर आप संविधान देखोगे तो भैया संविधान के अंदर तुमको छूट मिली थी ना बे विनोद? छूट मिली थी तुमको कि तुम पूरे भारत में कहीं घूम सकते हो, तुम अपने मन पसंद की लड़की से विवाह कर सकते हो। भाई साहब तुमको ये छूट मिली है कि आप पूरे भारत के अंदर कोई भी व्यवसाय अपना सकते हो। पूरे भारत में कहीं भी आप जो है धरना प्रदर्शन कर सकते हो, आप संगठन बना सकते हो, खुल के जीने की आजादी है, कोई आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता अगर आपने अपराध नहीं किया है तो भाई साहब बहुत सारे छूट हैं। यानी कि अगर हम इस देश के नागरिक हैं तो हमको बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं। अधिकार हमको मिले हुए हैं जिसको हम इंजॉय करते हैं। अधिकारों को हम क्या करते हैं? इंजॉय करते हैं। भैया हमको राम अच्छे लगते हैं तो मैं राम की पूजा करता हूं, आपको अल्लाह अच्छे लगते हैं तो आप अल्लाह की जो है नमाज पढ़ते हो, किसी को गुरु गुरु गोविंद साहब अच्छे लगते हैं तो वो उनकी कीर्तन करते हैं। भाई साहब जिसको जो अच्छा लगता है वो करता है इस देश के अंदर। मतलब पूरी तरह छूट है कि भाई साहब तुमको जो मन करे तुम वो करो, दबा के करो। तो भैया नागरिकों को छूट तो मिल गई, खूब मौज में भाई साहब। अच्छा, जो देश के नागरिक हैं उनको पूरी छूट मिली मौज करने की। राज्य की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हमने देश में नागरिकों को अधिकार दिया है और राज्य की जिम्मेदारी भी तय की है कि भाई राज्य जो है पंचायती राज बनाएगा, राज्य स्कूल खोलेगा, राज्य मिड डे मील योजना देगा, राज्य नौकरी देगा, राज्य सुरक्षा देगा, राज्य समानता का भाव देगा, समान काम के लिए समान वेतन देगा, राज्य पशुओं की रक्षा करेगा। मैंने आपसे बताया था ना अभी डीपीएसपी में, मैंने डीपीएसपी में बताया था आपको कि डीपीएसपी में राज्य की जिम्मेदारियां तय की गई हैं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है लेक्चर नंबर 25, 26, 27 देख लो भाई साहब, राज्य की क्या जिम्मेदारी है सब क्लियर हो जाएंगी। तो राज्य की भी जिम्मेदारी हो गई, लोगों के अधिकार भी हो गए। अब क्या जो इस देश में लोग रह रहे हैं क्या उनका भी कोई जिम्मेदारी है देश के लोगों के लिए? जो इस देश में लोग रह रहे हैं क्या उनकी भी कोई जिम्मेदारी है इस देश के प्रति? क्या उन्हें भी कुछ करना चाहिए देश के लिए कि केवल देश ही उनको करके देगा, केवल देश ही उनको छूट देगा, केवल देश ही उनको आनंद देगा? क्या जो इस देश में लोग रह रहे हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है इस देश के लिए? क्या देश को आगे बढ़ाना, देश को ठीक रखना, देश को स्वच्छ रखना, देश में भाईचारे की भावना का विकास करना, देश की संपत्ति की सुरक्षा करना, क्या ये लोगों की जिम्मेदारियां नहीं है? क्या उनका कोई काम नहीं है? जो हम इस देश के नागरिक हैं तो क्या हमारा देश के नागरिक, देश के प्रति कोई कोई जिम्मेदारी नहीं है हमारी? कोई काम नहीं? काम है, अरे काम है, काम है, बहुत काम है।
बहुत काम है। क्या है काम? भाई साहब बहुत सारा काम है इस देश के लोगों के पास, जो देश के लिए करना है। जब हमारा संविधान बना था तो संविधान सभा के लोगों ने इस देश के लोगों की जिम्मेदारियों को तय नहीं किया था, लेकिन बाद में 1976 में, कब? 1976, 1976 में स्वर्ण सिंह समिति का गठन हुआ और उस समिति, गठन नहीं हुआ, सिर्फ रिपोर्ट सौंपी और स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पे, उनकी अनुशंसा पे भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो बच्चा पार्टी जो स्वर्ण सिंह समिति थी, उसने इस देश के लोगों के 10 काम तय किए कि इस देश के लोग 10 काम करेंगे। वो काम क्या करेंगे अभी बताऊंगा, लेकिन उसके पहले ये जान लो कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित क्या क्या बातें एग्जाम में आ सकती हैं। जैसे पहला आ सकता है क्वेश्चन कि भैया मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि मौलिक कर्तव्य मूल रूप से कितने थे। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है कि मौलिक कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में जोड़ी गई। चौथा क्वेश्चन आ सकता है किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। पांचवा क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे अंतिम रूप से यानी कि 11वां मौलिक कर्तव्य क्या जोड़ा गया। क्वेश्चन आ सकता है कि क्या मौलिक कर्तव्य न्यायालय में प्रवर्तनीय लागू किए जाएंगे, यानी कि मौलिक कर्तव्य के उल्लंघन पर क्या किसी को दंड दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। तो ये प्रश्न आपसे जो है, मैंने आपको 7-8 क्वेश्चन बताए, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इस पर बनेंगे, जो इस पर आएंगे, और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर को हम इस चैप्टर में तलाश करेंगे, देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। मेरे भाई और मेरी बहनों, अगर तुम्हें ये क्लास अच्छी लगती है तो एक एहसान करना कि कम से कम अपने 2 मित्रों के पास इसको जरूर शेयर करना। चैनल को प्रमोट करना, इसको बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। मेरा विश्वास, मेरा प्यार और मेरी ताकत आप हो, आपकी वजह से मैं हूं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक पढ़ा रहे हैं सर, बढ़िया पढ़ा रहे हैं, तो इसको आगे बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि पूरी जीएस, पूरी इंग्लिश बहुत बेहतरीन मैं यहां पे खत्म करूंगा आपकी। ठीक है बच्चों, तो जरा देखते हैं कि सारा मुद्दा है क्या। देखो भाई साहब, मौलिक कर्तव्य चैप्टर है और ये हमारे संविधान में जो भाग 4 क है, भाग 4 क इसलिए क्योंकि बाद में जोड़ा गया, तो चौथे भाग का क पार्ट है और अनुच्छेद 51 क में, यानी कि जो आर्टिकल है, आर्टिकल नियम 51 क, भाई अब अगर कभी भी जैसे आर्टिकल्स के बाद क ख ग घ लिखा हो तो आप ये समझ जाया करना कि ये आर्टिकल बाद में जोड़ा गया है, ये संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है, संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है, और ये आर्टिकल हमारे मूल संविधान में नहीं था, तभी उसको क ख ग करके लिखना पड़ रहा है। तो भैया आप अगर यहां से आगे बढ़ोगे तो भाई देखो मौलिक कर्तव्य क्या हैं। तो इस देश में नागरिकों के जो कर्तव्य हैं हम उसको मौलिक कर्तव्य कहते हैं। इस देश में नागरिकों के जो कर्तव्य हैं हम उनको मौलिक कर्तव्य कहते हैं। आप यहां से आगे देखोगे तो मूल संविधान में, यानी कि जब संविधान लिखा गया था वर्ष 1949 में, जब बनके तैयार हुआ था, 1949 में जब बनके तैयार हुआ था संविधान, तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की बात नहीं की गई थी, यानी कि तब संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था। लेकिन इसके बाद अगर हम देखें तो मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया, यानी कि संविधान का 42वां संशोधन करके, यानी कि जब 42वीं बार हमने संविधान को ठीक किया, उसमें कुछ जोड़ा, तो उसको बोलते हैं 42वां संविधान संशोधन। तो उसके द्वारा जो है हमने मौलिक कर्तव्यों को अपने संविधान में जोड़ लिया। तो भाई साहब किसने बताया मूल कर्तव्यों के बारे में, कौन था व्यक्ति? तो उनका नाम था स्वर्ण सिंह। स्वर्ण सिंह समिति ने एक अपनी अनुशंसा दी, एक अपनी रिपोर्ट रखी कि भाई साहब इन बातों को आप मौलिक कर्तव्य में रखो। तो स्वर्ण सिंह समिति ने जो भी कर्तव्य सुझाए, हमने उस कर्तव्य को अपने संविधान में जोड़ लिया और हमने बाद में कहा कि ये हमारे संविधान के मौलिक कर्तव्य हैं।
तो भाई साहब पहला क्या है, तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है हमने इनको जोड़ा। मूल रूप से संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे। 11वां कर्तव्य जो है वो 86वां संविधान संशोधन, यानी कि जब हमने संविधान का 186वां संशोधन किया, 86वां संशोधन किया, 86th अमेंडमेंट किया, तो उसके द्वारा हमने एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा। और वो कर्तव्य ये था कि अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को आप स्कूल भेजेंगे, आप उनको स्कूल में पढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे, आप उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रमोट करेंगे। तो यह संशोधन कब जोड़ा गया था बच्चों? 2002 में जोड़ा गया था। शिक्षा से संबंधित प्रावधान था इस मौलिक कर्तव्य के अंदर। तो ये तो थे हमारे मौलिक कर्तव्य। इसमें कुछ बातें और हैं, जैसे बात यह है कि अगर मौलिक कर्तव्य का कोई व्यक्ति पालन नहीं करता, चलिए इस बात को भी, तो भैया ये जो है आप देख रहे हो कि ये मौलिक कर्तव्य हैं हमारे देश के अंदर, हमारे संविधान में, और ये उनकी एक सूची है, लिस्ट है कि इस देश के जो नागरिक हैं उनके क्या क्या कर्तव्य होंगे। तो भैया देखो, पहला कर्तव्य तो ये कहता है कि जो भी इस देश के नागरिक है उनका पहला काम ये होगा कि वो संविधान का पालन करें, उसके आदर्श, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान करें। इसका मतलब क्या हो गया? तो मौलिक कर्तव्य एक कहता है कि जितने भी देश में नागरिक हैं उनका पहला काम यह है कि राष्ट्र के अंदर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन का आप सम्मान करो। कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान का मतलब क्या? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर आप जाति, धर्म, रंग, रूप, नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना है तो मत करो भैया। अगर संविधान कहता है कि सभी व्यक्तियों के लिए कानून बराबर है तो आप ऐसा ही व्यवहार करो कि आप सबके लिए कानून को बराबर मानते हो। संविधान कहता है कि सबसे ऊपर संविधान है, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करो, संसद का सम्मान करो, प्रशासनिक व्यवस्था का सम्मान करो। जो इस देश के लिए कानून है आप उस कानून का सम्मान करो, पहला काम तो यह होगा। उसके बाद जो हमारा राष्ट्र ध्वज है, मतलब नेशनल फ्लैग हमारा जो है, आप उसका सम्मान करिए। भाई उसका सम्मान कैसे करना है? ये नहीं उसको देखते जय हिंद नहीं करना है, जय हिंद भी कर सकते हो आप, क्योंकि कहीं झंडा दिख गया तो रास्ते पर जय हिंद करते जा रहे हो, ये नहीं करना यार। राष्ट्र ध्वज का मतलब यह है कि आप अंधेरे में राष्ट्र ध्वज को नहीं फहराएंगे। अगर रात में कहीं राष्ट्र ध्वज नहीं उतारा जा सकता है तो आप वहां पर लाइट की पर्याप्त व्यवस्था करेंगे, प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था करेंगे, क्योंकि हमारा वो झंडा है। आप झंडे को कमर के नीचे धारण नहीं कर सकते हो। आप झंडे का बैच लगा सकते हैं, टोपी पहन सकते हैं, पट्टा बांध सकते हैं सर पे, लेकिन आप पैंट बना के नहीं पहनेंगे झंडे का, जूता नहीं पहनेंगे, जूते पर जो है झंडा नहीं लगाएंगे आप। ये हमारे झंडे का अपमान है, ये झंडे का अपमान है। झंडे को आप नीचे नहीं गिराएंगे, झंडे को आप झुकाएंगे नहीं। तो ये आपका काम है, कर्तव्य है कि भैया आपको झंडे का सम्मान करना है। उसके अलावा राष्ट्रगान का सम्मान करना है। राष्ट्रगान का सम्मान का मतलब ये हो रहा है कि अगर कहीं राष्ट्रगान बज रहा है तो आपको उसके सम्मान में खड़ा हो जाना चाहिए। अगर आप नहीं होते हो तो आपको जेल नहीं होगी। अगर आप नहीं करते सम्मान राष्ट्रगान का तो जेल नहीं होगी, लेकिन हां अपमान करोगे राष्ट्रगान का तो बेटा जेल होगी तुम्हें। ये दंडात्मक कार्रवाई होगी इसके खिलाफ। आप मौलिक कर्तव्य को मानो न मानो आपकी मर्जी, लेकिन आप उसकी अवहेलना नहीं कर सकते हो, उसका विरोध नहीं कर सकते हो। विरोध करोगे तो बेटा रेल दिए जाओगे, विरोध मत करना कभी। राष्ट्रगान का आप स्वतंत्रता संग्राम व सेनानियों का सम्मान करें। अगर हम इस देश के नागरिक हैं तो हमको स्वतंत्रता संग्राम में जो भी हमारे देश के बहादुर सेनानियों ने संघर्ष झेला, कष्ट झेला, अपने प्राणों का बलिदान दिया और अपने जीवन में सर्वोत्तम त्याग किया, यानी कि सबसे बड़े बड़े त्याग किए उन्होंने, जीवन का बलिदान कर दिया, अपनी जवानी न्यौछावर कर दी, देश के लिए मर मिट गए, मिट्टी में मिल गए, खून अपना पानी की तरह बहाया। तो जिन लोगों ने इतना संघर्ष करके इस राष्ट्र को आजाद किया है, क्या उनके प्रति हमारे मन में रिस्पेक्ट, प्रेम और सम्मान का भाव नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो स्वतंत्रता संग्राम में जो भी लोग शामिल हुए हैं उन सबके प्रति हमारे हृदय में सम्मान होना चाहिए। भगत सिंह भी महान थे, गांधी भी महान थे,
सुभाष चंद्र बोस भी महान थे और चंद्रशेखर आजाद भी महान थे। आप इन लोगों को अलग अलग करके नहीं देखो। ऐसा नहीं कि हम भगत सिंह को महान बताएंगे तो हम गांधी का विरोध करेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भगत सिंह भी महान थे, गांधी भी महान थे, दोनों लोग का अपना विशेष सम्मान है और दोनों ने अपने जीवन में सर्वोत्कृष्ट करने का प्रयास किया कि हम राष्ट्र को आजाद करें। तो दोनों का अपना संपूर्ण बलिदान रहा है देश के लिए, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह बच्चों, तो हमें उनका सम्मान करना है। तीसरी बात यह है, भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता को अक्षुण्ण रखें। यानी कि हम इस देश के नागरिक हैं तो हम देश से गद्दारी नहीं करेंगे। संप्रभुता का मतलब यह है कि मेरे राष्ट्र में निर्णय लेने की क्षमता मेरे राष्ट्र के पास होगी। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे राष्ट्र के निर्णय लेने की क्षमता या राष्ट्र का गौरव है वो खतरे में पड़े। हम अपने देश से गद्दारी नहीं करेंगे, ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारी एकता खत्म हो, जिससे हमारी यूनिटी खत्म हो। ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हम देश को बंटवारे की स्थिति पर लाके खड़ा कर दें, ऐसा काम नहीं करेंगे। हम सभी लोग ऐसा काम करेंगे जिससे हम सभी लोगों का मान सम्मान, प्रेम, एकता और अखंडता आपस में बना रहे। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। हम दंगे फसाद नहीं फैलाएंगे, हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे कि हमारे आपस में जो प्रेम सद्भावना का विचार है वो बिगड़े। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इसके बाद जो बच्चों आगे आओगे तो देश की रक्षा करें तथा आह्वान करने पर राष्ट्र की सेवा करें। मतलब अगर हमको देश की रक्षा करने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए इन केस लक बाय चांस कोई ऐसी दुर्घटना देश में घट जाए जिसमें जन सामान्य को राष्ट्र की सेवा करनी पड़े, या कोई देश से युद्ध लग गया, या कोई देश में महामारी फैल गई, या कोई ऐसी चीज हो गई जो केवल प्रशासन से नहीं संभलेगी, तो वहां पर एक सामान्य नागरिक को भी देश के अंदर सेवा भाव से रहना चाहिए, देश को सहयोग करना चाहिए, देश के लिए जो है प्रेम का भाव अपने हृदय में रखना चाहिए। और जब भी बुलाया जाए तो देश की सेवा करने के हमेशा तैयार रहें। यह हमारा मौलिक कर्तव्य, हमको ऐसा करना चाहिए अपने देश के लिए। अगली बात देखो, व्यक्ति जो है उसके अंदर भ्रातृत्व की भावना को विकसित करें। मतलब अगर हम इस समाज में रह रहे हैं तो हम समाज के अन्य लोगों के साथ प्रेम और भाईचारे के विकास को विकसित करें। मतलब हम ऐसी बात करें जिससे हमारे बीच यूनिटी बढ़े, प्रेम का भावना बढ़े, एकता की बात बढ़े, भाईचारे वाली बात बढ़े। तो यह हमारा कर्तव्य है। वह मन में कोई ऐसा विचार न रखे जो स्त्री सम्मान के विरुद्ध हो। मतलब मन में कोई ऐसा विचार न रखें जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हो। आप मन में हमेशा ऐसी ही बात रखो जो महिलाओं के सम्मान को बढ़ाता हो, महिलाओं के रिस्पेक्ट को बढ़ाता है। आप महिलाओं के प्रति दुर्भावना अपने हृदय में न रखें, महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक न समझें और महिलाओं को एक बराबरी पर रखें। दूसरी चीज नेक्स्ट क्या रहा है, हमारी सांस्कृतिक परंपरा व उसके गौरवशाली महत्व को समझे। मतलब यह है कि अगर हमारे यहां बुद्ध का जन्म हुआ है तो बुद्ध ने जो बौद्ध धर्म के लिए दर्शन दिया, फिलॉसफी दी, उस दर्शन के प्रति आपके मन में सम्मान होना चाहिए। इस ऐसा इसलिए तर्क के आधार पर ही होना चाहिए, जो तार्किक है उसके प्रति आपके मन में सम्मान होना चाहिए। अगर हमारे देश में कथक और भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी डांसेस का विकास हुआ है तो उसके प्रति भी सम्मान का भाव आपके मन में होना चाहिए, क्योंकि हमने रिसर्च करके उसको पाया है। गीता है, रामायण है, कुरान है, तो इनको जो है आपके प्रति आपके मन में सम्मान होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश की गौरवशाली परंपरा है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर के प्रति सम्मान होना चाहिए, तो हमें उस चीज का सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रत्येक नागरिक को प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए तथा इसके साथ साथ वन्य जीव, नदी तथा अन्य प्राणियों को संरक्षण प्रदान करना चाहिए। जो हम इस देश के नागरिक हैं, हमारा पहला कर्तव्य है कि हम अपने देश को स्वच्छ रखें, हम अपने देश के पर्यावरण को इतना अच्छा रखें कि जिससे जीवन जीने के लिए स्थितियां सामान्य बनी रहें। जैसे हमें सॉइल पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, जैसे हमें नदी में कचरा नहीं छोड़ना चाहिए, जैसे हमें जो पॉलिथीन्स वगैरह है इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि हमें एयर पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, जैसे कि हमको पानी को दूषित नहीं करना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है। हम ऐसा काम करेंगे कि जिससे वन्य जीवन भी सुरक्षित रहे, हम वन्य जीव को खतरा नहीं पहुंचाएंगे। ये हमारा मौलिक कर्तव्य है इस देश का नागरिक होने के नाते।
यानी कि जितने भी जीव वन्य वन्य में जीव हैं उनके प्रति हम प्रेम सद्भावना का विचार रखेंगे, उनको हम क्षतिग्रस्त नहीं करेंगे बच्चों, राइट। अगला देखो यहां से, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखे तथा अंधविश्वास व कुरीतियों का बहिष्कार करे। मतलब हम अगर इस देश के नागरिक हैं तो हमारा पहला कर्तव्य यह है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य यह है कि हम लोग जो तार्किक रूप से सही है उसी बात को सही माने, जो तर्क की कसौटी पर सही है उसको हम सही माने, केवल अंधविश्वास के चक्करों में न पड़े। मतलब कहने का यह है कि पढ़ लिख करके परीक्षा देने जाएं, भगवान के भरोसे न जाएं कि भगवान सब ठीक कर दिया, ना ही करियन भगवान ठीक। भगवानो ओग ठीक करे ना जे अपने अपर मेहनत करेला, जे अपने ऊपर संघर्ष करेला, जे खुद मेहनत करी होकर भगवानों साथ देना, होकर किस्मतियों साथ देला। तो बच्चा मेन मुद्दा यह है कि खुद पर विश्वास रखें, अंधविश्वास न करें, परिश्रम करें और तब आगे बढ़ने का प्रयास करें। मतलब अपने परिश्रम पर ही विश्वास रखें, आंख बंद करके आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं हो सकती मेरे प्यारे बच्चों। यहां से अगर हम आगे देखें तो प्रत्येक नागरिक को, अच्छा ये हो गया। तो अभी तक हमने 8 मौलिक कर्तव्यों को देखा और इसके बाद हम लोग 2 और मौलिक कर्तव्यों को देख सकते हैं, 3 और मौलिक कर्तव्यों को देखना है। और वो मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? जो देखो बच्चों, तो जो आपका नवा मौलिक कर्तव्य है वो ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहिए। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप कहीं बस में जा रहे हो तो बस में जा रहे हो तो ये नहीं कंडक्टर ने किराया मांग लेता है, हम बस सीट पे फाड़ब तो कहां किराया ले लो हमसे, ट्रेन में बैठे ब्लेड लेके सीट फाड़ रहे, नहीं करना ऐसा यार। ताजमहल पे गए, वहां पे जाके नाम लिख दिया दिल बना करके कि रिंकू बीट्स मीना। अबे तुमको ताजमहल की दीवार पर लिखने की क्या जरूरत है भाई? वहां जाके लिख दिया कि रिंकू बीट्स मीना, क्या क्या इसका मतलब यार? तो भैया उस संपत्ति को डैमेज नहीं करना है आपको। लाल किला में गए, दीवार खुरच रहे लेके, पेंच ले खुरच रहे हैं, उसको डैमेज नहीं करो दीवार को भाई साहब, गलत चीज है, गलत तरीका है ये। तो जो सार्वजनिक संपत्ति है, बस स्टैंड है, रेलवे है, बस है, लाल किला है, ताजमहल है, पार्क है सारे दुनिया भर के, वहां पे कुर्सियां लगी हुई हैं, फूल लगे हुए हैं, उनको आप डैमेज मत करो यार, वो आपकी संपत्ति है, देश की संपत्ति है। तो उसके प्रति भी अपनेपन का भाव रखो भैया, उसके प्रति भी सम्मान रखो। जो 10वां मौलिक कर्तव्य कहता है कि भाई साहब जैसे मैं एक नागरिक हूं देश का, आप एक नागरिक हो, तो भैया जीवन में कुछ लोग ठलुआ घूमते रहते हैं। ठलुआ का मतलब ये पढ़े लिखेंगे नहीं, मतलब बस जिंदगी चल रही है, जहां जाएगी देखेंगे, जो मन करेगा कर लेंगे, पता नहीं क्या होगा, लोहा काट लेंगे, बिल्डिंग कर लेंगे, चल रहा है जीवन में, कोई ठीक नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं। ये गलत अप्रोच है, ये अप्रोच नहीं रखना है। तो 10वां कर्तव्य कहता है कि जीवन में हमेशा बेहतर बनने का प्रयास करिए, जीवन में हमेशा अच्छा बनने का प्रयास करिए, अपने जीवन में सर्वोत्तम को पाने का प्रयास करिए। और जब आप ऐसा प्रयास करते हो तो आप स्वयं तो सक्षम हो ही जाते हैं, स्वयं में आप राष्ट्र की एक धरोहर, एक संपत्ति भी बन जाते हैं आप, और आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है इस देश को। आप योग्य रहेंगे, पढ़े लिखे रहेंगे, काबिलियत रहेगी तो आप राष्ट्र की पूंजी हो, राष्ट्र की आप जिम्मेदारी हो। और नहीं पढ़े लिखे हो, गोबर हो, तो भैया तुम देश के ऊपर बोझ हो, सरकार तुमको ढो रही है, सरकार तुमको ढो रही है। तो प्रयास ये करो भैया कि हम सर्वोत्तम बनेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो ये कहता है कि अगर आप इस देश में एक नागरिक हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, चाहे बच्चा आपका हो चाहे समाज में किसी का हो, अगर 6 से 14 वर्ष तक का बच्चा है और अगर वो पढ़ाई नहीं कर रहा है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित करें, उसको पढ़ने के लिए मोटिवेट करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो भैया ओवरऑल हमने क्या देखा, क्या सीखा? जो मौलिक कर्तव्य है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। किसी भी राष्ट्र को बेहतर बनाने के लिए वहां के नागरिकों को बेहतर बनाना पड़ेगा। जब किसी राष्ट्र के नागरिक अच्छे होते हैं तो राष्ट्र स्वयं अच्छा हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जापान। तो अभी हम लोग को बहुत कुछ सीखना है, जानना है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है, इसको पढ़ना है, आगे बढ़ाना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी क्लास पसंद आएगी। बच्चों कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट में लिख करके भेजो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, विल सी यू लेटर इन नेक्स्ट क्लास।